पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव का खास कार्यक्रम भीतर की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें, कल राजद के द्वारा अपने उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। 22 सीटों पे सारे नामों का घोषणा हो चुका है। उसके बाद आपको पता है, लालू फॉर्मूले से टूट गया है मुस्लिम समाज का भ्रम। 18% वोटर्स की नाराजगी पलट देगी बिहार के लोकसभा चुनाव की बाजी। सीधे जुड़ेंगे, आखिरकार क्यों नाराज है मुस्लिम वोटर्स और क्या कुछ है पूरा माजरा, सब कुछ जानेंगे बाबा से। सर, कल राजद ने सबसे पहले तो अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, एक को छोड़ करके। जी, सबसे पहले तो इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले ईद की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। जब ये खबर देख रहे होंगे उसके दूसरे दिन ईद होगा। हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। विशेष जब राष्ट्रीय जनता दल ने सीट का अनाउंसमेंट किया और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, उसके बाद से ये चर्चाएं ज़बरदस्त हो गई हैं। खूब चर्चा हो रही है कि आखिर कौन से कॉम्बिनेशन को लेकर के इतना मंथन चल रहा था। उस मंथन में ये कॉम्बिनेशन किस तरह से बैठा करके लालू प्रसाद ने ऐसा किया है। अगर इतिहास के पन्नों पर हम जाएं तो बहुत सारी बातें ऐसे निकल करके सामने आती हैं। और जो बदली हुई परिस्थिति है, जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें आखिर ये समाज किसके साथ जाए, कहाँ जाए। इस समाज के लोगों से इधर कई महीनों से लगातार हमारी टीम पूछ रही है। उनको कोई आपत्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए के साथ जाने में। लेकिन यदि आपके पास अपना कोई घर हो जिसको अपना वह मान रहे हो, उस घर का मालिक ये कहे कि नहीं आप मेरे अपने हैं और घर में रहने भी नहीं दे, ना आपको सम्मान दे, तो आप क्या कीजिएगा। निश्चित रूप से किराए के घर में रहना आप ज़्यादा बेहतर समझिएगा। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सीट शेयरिंग का जो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत ऐसा लगा था कि लालू प्रसाद इस बार एमओआई समीकरण की नाव पर सवार होकर के जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पछाड़ने वाले हैं, उसमें एक सामंजस्य बिठा करके चलेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि जो नया जातीय गणना का जो सर्वे रिपोर्ट आया है, इस जातीय गणना के सर्वे रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आ गई हैं। हमने पहले भी बताया था कि इसका फ़ायदा किसे मिलेगा किसे नहीं, ये अलग बात है। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले ये जातीय गणना का सर्वे जो था वो सबसे बड़ा हथियार था नीतीश कुमार का। इसी हथियार के दम पर वो चाहते थे कि लालू प्रसाद और वो मिल करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को रोक लें। लेकिन ये दोस्ती बिछड़ गई और नीतीश कुमार उसी खेमे में चले गए जिनको लेकर के कहते थे कि मैंने जातीय जनगणना के लिए इनको कहा था, इन्होंने नहीं किया। आज वही जातीय गणना न उधर साथ मिल रहा है न इधर साथ मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे जो राष्ट्रीय जनता दल ने, हम और किसी की चर्चा नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं चर्चा करेंगे कि सभी जानते हैं कि मुसलमानों के साथ किस तरह का रिश्ता और किस तरह से आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का रहा है। हम ये भी जानते हैं कि यादवों के साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार करती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरा वोट बैंक नहीं है ये, और जितना है उतना से वो काम चला लेती है। लेकिन मुसलमानों की बात अगर करें तो मुसलमानों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सांकेतिक भागीदारी लेकर चल रही है, उसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल भी लेकर चल रही है। अगर आप कहते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को एमएलसी बना देना है, मुसलमान समाज को एक स्थान देना है, तो आपने रैंडम क्यों नहीं चुन के भेजा किसी को। लेकिन दूसरी तरफ आपने देख लिया होगा कि शाहनवाज हुसैन को भारतीय जनता पार्टी भेजती है, तो वो भी तो सांकेतिक कर रही है। जितना आपने दिया उसे उतना उसने भी दिया। उम्मीदवारी की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो उसके बाद 17 सीटें हैं। 17 सीटों में मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं बना। हालांकि इस बार बहुत चर्चा थी कि शाहनवाज हुसैन को चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सबके बावजूद ये आरोप भारतीय जनता पार्टी और जदयू पे उतना नहीं लगता है जितना कि राष्ट्रीय जनता दल पर लगता है कि एमओआई का वोट भी आपको चाहिए और एमओआई में से आप वाई को अपने साथ रखिएगा, एम को खदेड़ करके रखिएगा। इस बार जो 22 सीटों का घोषणा हुआ है उसमें जातीय समीकरण को लेकर के हमने बहुत सारा मंथन किया है, बहुत खबरें हमने की है, जिसमें एक अच्छी बात हुआ है कि एक जगह पर एक मोर्चे पर आकर के आपने एनडीए को पछाड़ा है। 6 महिलाओं को आपने चुनाव मैदान में उतारा है। 40 सीटों में 6 महिलाओं को उतारना लगभग आप एक तरह से समझिए कि पैरेलली आप लेकर के चले हैं। लेकिन वहां से आगे जब बढ़ते हैं तो जातीय समीकरण के आधार पर आप ओबीसी के खाते से जो सीट होती है 27% है, तो उसमें आपने यादवों को 8 सीट दे दिया।
और सेकंड जो ओबीसी में जाति है कुशवाहा, उसको 3 सीट दे दिया। यानी 11 सीट तो आपने ओबीसी को दे दिया, जबकि बड़ी संख्या किसकी है? 22 में से 11 सीट आपने ओबीसी को दिया, 50% दे दिया। और 36% ईबीसी क्या करेगा, जिसको आप गिन गुज करके सीट दे रहे हैं? ईबीसी को आपने मात्र 2 सीट दिया है। इसके बाद अगर बात करें, आगे बढ़ते हैं हम, तो दलितों की बात कर लीजिए। तो दलितों में भी आपने 19% दलितों में 3 और 1 का दिया है। 3 तो रिजर्व सीट है आपका, और 1 आपने जनरल सीट पर दलित को उतारा है सुपौल से। ऐसी स्थिति में 4 आपने दिया है, ये भी आपका बहुत हद तक जस्टिफाइड होता है। लेकिन 18% मुसलमानों के साथ आप मात्र 2 सीट देकर के किस तरह का आप एमओआई समीकरण जोड़ रहे हैं? जहां आप 14% वाले को 8 सीट दे रहे हैं, वहां आपका मेन वोटर जो है, तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ये हमारे बंधुआ मजदूर हैं, ये हमसे जाएंगे कहां? इसी का कारण है कि आपने देखा होगा कि कालांतर में एक पार्टी का उदय हुआ है बिहार में, जो सीमांचल के क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बढ़ाती जा रही है। पिछले 2020 के चुनाव की बात करें तो उसने 5 सीट जीत करके ये साबित किया था कि एक तीसरी धारा जो है वो मुसलमानों के लिए बहनी शुरू हो गई है, लेकिन वो भी टिक नहीं पाई। आपने दूसरे के जीते हुए सीट अपने में मिला करके और मुस्लिमों का आप हितैषी बनेंगे, ऐसा संभव नहीं है। आंकड़ों की बात अगर करें तो 2020 में काफ़ी संख्या घटी है मुसलमानों की, जो 1985 में जब संयुक्त बिहार और झारखंड था तो उस समय 34 की संख्या हुआ करती थी। आज ये संख्या घट करके 19 हो गई है। लेकिन चौंकाने वाला बात यह है कि 2015 में जब नीतीश कुमार नहीं लड़े थे एनडीए से, महागठबंधन के साथ लड़े थे, तो वहाँ ये संख्या बढ़ करके काफ़ी आगे आ गई थी। इसमें से आरजेडी ने सबसे ज़्यादा 16 को मैदान में उतारा था, जिसमें से 8 जीते। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावे 2015 में अगर बात करें तो लालू नीतीश साथ थे और साथ रहने का फायदा भी मिला था। 2015 में 24 सीटें जीत करके आई थी ये जो महागठबंधन है। हम एनडीए गठबंधन में तब नहीं थे नीतीश कुमार, यानी दोनों जब साथ रहते हैं तो आंकड़ा बढ़ जाता है। इसके बाद 2020 की बात करें तो 20 में से 16 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया था। इसके अलावे अगर 2020 की बात करें तो कांग्रेस ने 70 में से 10 मुसलमानों को मार्केट माने ये फील्ड में उतारा था, जिसमें से 6 जीत करके आए थे। बीएसपी से 1 और सीपीआईएमएल से 1 जीत करके आए थे। टोटल जो है 19 2020 में जीत करके आए थे। अगर आंकड़ों की बात करें तो संयुक्त बिहार में 325 सीट जब था तो सबसे ज़्यादा 1995 में 34 सीटें जीते थे। और उसके बाद जब विभाजित बिहार की बात करते हैं तो 2015 में अल्पसंख्यक समाज के लिए सबसे बेहतर विकल्प था 24 सीटें जीतने का। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मुस्लिम समाज के नेताओं में अगर बात करें तो वो ठगे महसूस कर रहे हैं। लालू के फार्मूला आखिर है क्या? एमओआई को समीकरण को लेकर के चल रहे हैं, इसके आधार पर आप एनडीए को 40 सीट पर हराने का दावा कर रहे हैं। आपने कुशवाहा को जोड़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन आपने जो मुसलमानों के साथ जो उनका सीट काट लिया, ये किसी को भी पच नहीं रहा है। आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें 2 शिफ्ट में अगर देखते हैं आप तो लगातार मुस्लिम समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वो होता रहा है। इस बार अररिया और मधुबनी, उसमें भी आपने मधुबनी में और अररिया में दोनों जगह आयातित उम्मीदवार को आपने दिया है। एक जो आपके टिकट नहीं देने के कारण 2019 में भाग गए थे जदयू में, वो वापस आए हैं, तब आपने उन पर एहसान किया है, तो कमिटमेंट के तहत किया है। रैंडम मुसलमान को आपने नहीं दिया है। दूसरी अररिया में जो आप दे रहे हैं वो भी दूसरी पार्टी से होकर के आपके पास आए हैं, उनको आप दे रहे हैं। तो यानी कि सीधी सी बात है कि मुसलमान समाज जो वोट दे रहा है और जिसको अपना वोट बैंक समझ रही है राष्ट्रीय जनता दल, उसमें लालू प्रसाद कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिकल मिस्टेक कर चुके हैं। फार्मूला उनका फिट नहीं बैठा है। और ऐसी स्थिति में जो ओवैसी 30 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो एक बड़ा खेल भंडोल कर सकते हैं। मुस्लिम समाज को अगर बेस लाइन नहीं मिलेगा और जिस तरह का उनका विचार बदला है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदायक नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार नहीं है। एनडीए की सरकार में बिना कहे हमें बहुत कुछ दिया है, जो योजनाएं हैं वो हम तक पहुंचती हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जिसे प्रचारित की जाती है, मुस्लिमों को डराया जाता था, अब वो मुस्लिम तन करके खड़े हैं। और ख़ास करके एक नई पीढ़ी जो मुस्लिम समाज में आई है, जो इसमें आप देख लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी में दानिश इकबाल हैं,
जो मुस्लिम समाज से आते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक बड़ा पद देकर रखा है, बड़े पद पर आसीन है, वो पूरा मीडिया मैनेजमेंट वो देखते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो युवा मुसलमान हैं, उन्होंने हमारे यहाँ इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही थी। कहा था कि अब कब तक हमारा समाज जो है वो बंधुआ मजदूर बन करके रहेगा, किसी के दरवाजे पर खूंटे से बना रहेगा। वो अपना फायदा और घाटा सोच करके वोट करें। और ये स्थिति अब धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ रही है। युवा मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमें नहीं मतलब है कि कौन क्या कर रहा है, हम उसी को वोट देंगे जो हमारे लिए सोचेगा, हमारे विकास की बात सोचेगा। और इस दौर में अगर लालू प्रसाद पिछड़ गए तो आप मान के चलिए कि उनका MOI समीकरण टूटने से कोई रोक नहीं सकता है। जो वर्तमान लिस्ट देख रहे हैं, उस लिस्ट से काफ़ी नाराज़गी है। कई मुस्लिम नेताओं से हमारी बातचीत हुई है। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने सहनी समाज के बारे में कहा था कि उस समाज के लोग भी काफ़ी नाराज़ थे अलग अलग दलों से कि आप हमें प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा आप सवर्णों की बात करें तो सवर्णों का 15%, 15.5% वोट है, उसमें से मात्र 2 ही आपने प्रतिनिधित्व दिया है। तो ये तो पहले से जाना जाता है। आपसे ये सवाल तो नहीं पूछ सकते हैं सवर्ण कि आपने 2 ही क्यों दिया, क्योंकि आपने भूरा बाल साफ करने की बात पहले ही कह रखी है, जिसकी चर्चा होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लगातार परसेप्शन है। तो ऐसी स्थिति में एक समाज को छोड़ दीजिए, सवर्णों को, तो मुस्लिम समाज को ये पूरा हक बनता है। जब आप MOI लिखते हैं तो निश्चित रूप से उनका हक बनता है पूछना आपसे कि आपने हमें इतना कम सीट क्यों दिया। और इसको लेकर के मुस्लिम समाज में नाराजगी है, रोष है। अगर ये फॉर्मूला है तो 18% लोग अगर नाराज हुए तो ये बात आप समझ के रखिएगा कि कहीं ना कहीं एक बार फिर 2019 से भी बदतर स्थिति हो सकती है। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव ने इस बार चुनावी कमान अपने हाथ में रख रखी है और जिस तरीके से 22 सीटों पर 2 सिर्फ जो उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम समाज के हैं। जो सिवान सीट है उसकी अभी उम्मीदवार के नाम जो है वो सामने नहीं आए हैं। इसके बाद MY समीकरण जो है अब क्या कुछ रंग लाएगा और क्या लालू प्रसाद यादव का जो MY समीकरण की USP है वो चल पाएगी या नहीं, ये देखना लाजमी रहेगा। बने रहिए भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।